अस्सलाम वालेकुम बच्चे, वेलकम बैक। बच्चे, हमने सबसे पहला जो चैप्टर पढ़ा था दैट वाज कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी दैट वाज बाय एलिमेंट क्लासिफिकेशन, जिससे हमें पता चला कि कॉस्ट को हम 3 बेसिक एलिमेंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, जो कि हमने डिटेल से पढ़े। लेकिन उसके बाद हम बाय नेचर क्लासिफिकेशन पढ़ते थे, जिसमें हमें पता चलता था कि नेचर 2 किस्म के हो सकते हैं कॉस्ट के, डायरेक्ट नेचर और इनडायरेक्ट नेचर। डायरेक्ट नेचर का खर्चा वो होता था जो आसानी से एक कॉस्ट यूनिट पे आइडेंटिफाई हो सकता था। अब मैंने कहा था कि इनडायरेक्ट खर्चा वो नहीं है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। अगर आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो या तो वो खर्चा नहीं है या आपकी अकाउंटिंग में मसला है। मैंने कहा था ना कि वो आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा, मतलब वो खर्चा जो आसानी से कॉस्ट यूनिट पे आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब उस इनडायरेक्ट कॉस्ट को ट्रीट करने के लिए हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने से पहले बच्चे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करने से पहले हमें मालूम तो करना है ना कि इनडायरेक्ट कॉस्ट थी कितनी, क्योंकि जब मालूम ही ना हो कि इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी है तो उसको हम एब्जॉर्ब कैसे करेंगे एक एक यूनिट पे। तो इसलिए हम ये ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ने लगे हैं। इसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि हम अपने इनडायरेक्ट कॉस्ट को, ओवरहेड्स को अपने प्रोडक्शन सेंटर्स पे इकट्ठा एक जगह कलेक्ट कैसे करेंगे, मालूम कैसे करेंगे। देखो बच्चे, ओवरहेड्स यानी वो खर्चा जो इनडायरेक्ट हो। कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक डायरेक्ट कॉस्ट, एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट की सम को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट की सम को हम कहते हैं ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट मैंने यहां पे लिखा है कि इजीली ट्रेसेबल ऑन अ कॉस्ट यूनिट, चार्ज इजीली या डायरेक्टली ऑन अ प्रोडक्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट होता है, नॉट इजीली ट्रेसेबल ऑन अ कॉस्ट यूनिट, मतलब चार्ज ऑन अ प्रोडक्ट थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन फिर बात वही है कि एब्जॉर्प्शन करने से पहले हमें मालूम तो होना चाहिए ना कि इनडायरेक्ट खर्चा है कितना, जो एक एक यूनिट पे हमने इनडायरेक्ट खर्चा एब्जॉर्ब करना है वो टोटल है कितना बच्चे। तो वो उसी को मालूम करने के लिए ओवरहेड्स का चैप्टर पढ़ेंगे। हमने लिखा है कि बट फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई ओवरहेड्स इनकर्ड इन एवरी डिपार्टमेंट दैट नीड टू बी ट्रेस्ड ऑन अ प्रोडक्ट। अब ये करने की जरूरत क्यों है, वजह क्यों है? देखो बच्चे, हम जब यूनिट की सेलिंग प्राइस मालूम करते हैं तो उसके लिए हमें कॉस्ट के साथ प्राइस को प्लस करना होता है, तब जाके सेलिंग प्राइस आता है हमारे पास। अब जब किसी यूनिट की सेलिंग प्राइस सेट करेंगे तब जाके बेचेंगे ना, तो सेलिंग प्राइस तो जरूरी है, लेकिन सेलिंग प्राइस से भी जरूरी है उसकी कॉस्ट मालूम करना, क्योंकि कॉस्ट ही आपको पता ना हो तो प्रॉफिट कैसे सेट करोगे। अब फॉर एग्जांपल ये पेन मेरे फैक्ट्री में बन गया और मेरा मैनेजर मेरे पास आता है कि सर पेन बन गया, बताओ एक एक पेन पे कितना प्रॉफिट चार्ज करना। मैं उसे कहूँ कि 30-30 रुपए का प्रॉफिट एक एक पेन पे चार्ज करो, तो वो कहेगा सर आप होश में तो हो, 8 रुपए का तो पूरा पेन बना है, तो 30 रुपए का प्रॉफिट कैसे चार्ज करूं। तो मैंने उसको कहा कि खबीस इंसान, फिर बताना था ना कि कॉस्ट कितनी लगी है। तो उसने कहा सॉरी सर गलती हो गई, अब बता रहा हूं कि 8 रुपए की कॉस्ट लगी है एक एक पेन पे, तो जरा बताओ प्रॉफिट कितना चार्ज करना है। तो मैं कॉस्ट को देखते हुए उसी के हिसाब से एक छोटा सा, मतलब एक ठीक ठाक पोर्शन प्रॉफिट का चार्ज करूंगा, एक ठीक ठाक परसेंटेज प्रॉफिट का चार्ज करूंगा। मैं कहूंगा कि भाई 8 रुपए का पेन है तो बस 2 रुपए का प्रॉफिट डाल लो हर एक यूनिट पे, तो 10 रुपए की सेलिंग प्राइस सेट कर दो। अब ये कॉस्ट मुझे मालूम थी, तब जाके एक ठीक ठाक अच्छे परसेंटेज की प्रॉफिट सेट की मैंने, प्रॉफिट अमाउंट सेट किया मैंने। तो कॉस्ट मालूम करना बहुत लाजमी है। अब कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो लेट्स सपोज हमें पता है। साथ में प्रोडक्शन पे जो इनडायरेक्ट खर्चे लगते हैं वो भी एड अप करने होंगे। अब वो तो एक एक यूनिट पे मालूम ही नहीं हो रहा, इसीलिए तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। एक एक यूनिट पे आसानी से ट्रेस ही नहीं हो रहे होते, इसीलिए तो इनडायरेक्ट कहते हैं। तो वो हमें पता नहीं। तो जब आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट पता नहीं तो एक एक यूनिट के पूरे प्रोडक्शन का खर्चा वो भी मालूम नहीं कर सकते। अब ये एक एक यूनिट का खर्चा मालूम करने के लिए एक एक यूनिट पे इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी लगती है वो भी मालूम करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जरा ये मालूम कर ले कि टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी कितनी है, टोटल हमारे ओवरहेड्स लगे कितने हैं। अब देखो बच्चे, ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने के लिए, मालूम करने के लिए 4 बेसिक स्टेप्स हैं। पहले 3 स्टेप्स में हम सारे के सारे ओवरहेड्स कैलकुलेट करके इकट्ठा करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स पे ले आएंगे। अब जिस जिस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे जितना खर्चा आएगा तो
तो उन्हीं के यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, एक एक यूनिट पे ओवरहेड का कितना हिस्सा आता है हमें मालूम हो जाएगा। तो पहले 3 स्टेप्स में हम ओवरहेड्स कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे। लास्ट जो स्टेप है दैट इज एब्जॉर्प्शन, उसको एक एक यूनिट में फिर एब्जॉर्ब करेंगे। अब जो 4 स्टेप्स है उसमें सबसे पहला है एलोकेशन, फिर अपोर्शनमेंट और फिर रीअपोर्शनमेंट। इनको जरा डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं बच्चे और सीखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। बच्चे ओवरहेड्स 2 किस्म के होते हैं, एक वो जो आसानी से कॉस्ट यूनिट पे आइडेंटिफाई हो जाए, मतलब जो आपको पता हो कि हाँ ये ओवरहेड्स का खर्चा इसी डिपार्टमेंट का है, जैसे कि सैलरीज। अब जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी दी है वो उसी डिपार्टमेंट के खर्चे में जाके लिखोगे ना। अब कैंटीन के एम्प्लॉय को आपने सैलरी दी है तो कैंटीन के ही खर्चे में जाके लिखा जाएगा। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय को सैलरी दी है तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के खर्चे में जाके लिखा जाएगा। तो ये खर्चे हमें मालूम है, ऑलरेडी पता होता है कि ये किस डिपार्टमेंट के या किस कॉस्ट सेंटर के खर्चे हैं, तो उसी सेंटर पर जाके हम चार्ज कर देते हैं। लेकिन कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आसानी से मालूम नहीं हो रहे होते, जो कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। जैसे बिजली का खर्चा इनडायरेक्ट है और मालूम भी नहीं हो रहा, क्योंकि बिजली तो पूरी फैक्ट्री ने इस्तेमाल किया है, उसमें कौन कौन सी डिपार्टमेंट ने कितनी कितनी बिजली इस्तेमाल की है उसका हिस्सा आसानी से आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो एक डिपार्टमेंट का खर्चा तो है नहीं, सारे डिपार्टमेंट ने मिलकर बिजली इस्तेमाल की है। रेंट का जो खर्चा आता है वो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन आपको आसानी से पता नहीं चल रहा कि किस किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना रेंट देना था। पूरी फैक्ट्री का रेंट तो दे दिया, अब कौन कौन से डिपार्टमेंट पे कितना कितना हिस्सा चार्ज करो इस रेंट का। तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आपको पता होता है कि ये स्पेसिफिकली इस एक खास कॉस्ट सेंटर के या इस एक खास डिपार्टमेंट का खर्चा है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे जो कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। अब इन सबको मालूम कैसे करना है, कैलकुलेट कैसे करना है, आसानी से पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप पढ़ते हैं एलोकेशन। बच्चे सिंपल लॉजिक के साथ पढ़ेंगे, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे बच्चे, किससे कहानियों की तरह पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप करते हैं बच्चे एलोकेशन। अब देखो ये एलोकेशन का लफ्ज कहां से आया है। अगर मैं पूछूं कि लोकेशन और एड्रेस में क्या फर्क है बच्चे, तो कोई बता सकता है? सोचो 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 जरा, लोकेशन किसे कहते हैं, एड्रेस किसे कहते हैं? मैं बताता हूं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मैं सेक्टर F8 स्ट्रीट नंबर 17 हाउस नंबर 6A इस्लामाबाद में रहता हूं, तो ये एड्रेस है मेरे हॉस्टल का। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर मैं आपको कहूं कि मैं सेक्टर F8 स्ट्रीट नंबर 17 हाउस नंबर 6A इस्लामाबाद यहां रह रहा हूं, तो ये एड्रेस है। अगर इस एड्रेस को फॉलो करते हुए एग्जैक्ट उस जगह पे पहुंच जाओगे तो वो जगह लोकेशन कहलाती है। अब ये लोकेशन को, ये एड्रेस जो है इसको लोकेट करने के अमल को क्या कहते हैं? एलोकेशन कहते हैं। अब बच्चे मैं एक क्वेश्चन करने लगा हूं, मैंने सेक्टर सिर्फ F8 बताया, F8 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये नहीं बताया तो खुदा का वास्ता है कल को आ मत जाना, ठीक है? अच्छा मजाक कर रहा हूं बच्चे। तो जब तक आपके पास एड्रेस ना हो किसी जगह का, क्या आप उस जगह को जाके लोकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। अब मतलब लोकेशन पे पहुंचने के लिए, लोकेशन को मालूम करने के लिए, मतलब ये एलोकेशन का जो प्रोसेस है इसके लिए एड्रेस का होना लाजमी है, क्योंकि एड्रेस ना हो तो आप उस लोकेशन पे पहुंच नहीं सकते। एड्रेस होगा तो जाके आप उस जगह को लोकेट करोगे, उस लोकेशन पे पहुंच पाओगे। तो मतलब अगर आप एलोकेशन कर रहे हो तो मतलब आपके पास ऑलरेडी एड्रेस मौजूद है, तभी उस लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, मालूम करने की कोशिश कर रहे हो, और इस लोकेशन को लोकेट करने के अमल को ही एलोकेशन कहते हैं बच्चे। अब हम एलोकेशन कर रहे हैं, मतलब ये वो ओवरहेड्स है जिनका एड्रेस मालूम है हमें, जो पहले से हमें पता है कि ये किस डिपार्टमेंट का खर्चा है। हमने सिंपली जाके उसी डिपार्टमेंट के खर्चे में जाके लिख देना है इसको। अब डेफिनेशन क्या लिखी है बच्चे कि चार्जिंग जनरल एक्सपेंसेस टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज कॉल्ड एज एलोकेशन। फिर से बता रहा हूं कि चार्जिंग जनरल एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूं, जनरल एक्सपेंसेस टू द स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर इज नोन एज
एलोकेशन, मतलब हमें पहले से मालूम होगा, एड्रेस होगा तभी तो एलोकेशन कर रहे हैं कि ये किस किस डिपार्टमेंट का खर्चा है। बस डायरेक्ट उस डिपार्टमेंट के खर्चे को उठा के एग्जैक्ट उसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट में जाके रिकॉर्ड कर देंगे, लेजर्स में जाके रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि सैलरीज टू बी एलोकेटेड आर असेंबली डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को 30,000 की सैलरी देनी है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को 35,000 सैलरी देनी है, कैंटीन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को 15,000 सैलरी देनी है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को 18,000 सैलरी देनी है। अब जिस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज को सैलरी देनी है उसी डिपार्टमेंट के खर्चे में जाके लिखा जाएगा ना। तो सिंपल सी बात है, उन्होंने अपने अपने कॉस्ट सेंटर्स बताए हुए कि नहीं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स बताए हुए कि नहीं, तो जिस डिपार्टमेंट का खर्चा है उसी डिपार्टमेंट के कॉस्ट में जाके लिख देंगे। अब हम एलोकेशन करने लगे। देखो असेंबली का खर्चा है 30,000, फिनिशिंग का खर्चा है 35,000, तो ये लाके इधर लिख देंगे कि असेंबली डिपार्टमेंट का एलोकेशन करने लगे 30,000 और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का है 35,000। अच्छा, फिर कैंटीन का 15,000 और मेंटेनेंस का 18,000, 15,000 और मेंटेनेंस का 18,000। तो हमने ये जनरल एक्सपेंसेस जो थे इनको एलोकेट कर लिया कि नहीं, इनको जो एड्रेस हमारे पास मौजूद था उसी एड्रेस पे पहुंच गए कि नहीं, वो लोकेशन मालूम कर ली कि नहीं, तो हो गई हमारी एलोकेशन। सिंपल सी बात थी, डेफिनेशन याद करने की इसमें क्या जरूरत है, सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चे। अच्छा, अब ये तो वो खर्चे जो हमें स्पेसिफिकली मालूम है आसानी से कि किस डिपार्टमेंट का खर्चा है, उसी डिपार्टमेंट जाके लिख दो। हमने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था ना कि बिजली, रेंट वगैरह ऐसे खर्चे हैं जो कॉमनली इस्तेमाल हो रहे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट को कितना कितना हिस्सा देना है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चे, अपोर्शनमेंट के थ्रू। अब व्हाट इज अपोर्शनमेंट समझाता हूं। पोर्शन तो जानते हो ना बच्चे, पोर्शन यानी पीस, यानी हिस्सा, यानी कुछ परसेंटेज। अब फॉर एग्जाम्पल आप पिज्जा मंगवाते हो और 4 लोग पैसा जमा करके पिज्जा मंगवाते हो, तो उसके 4 ही हिस्से होंगे ना। अब अगर मैं कहूं कि इसमें ये वाला हिस्सा मेरा है, ये वाला पोर्शन मेरा है, तो मतलब मैंने इसको पीसेस में, पोर्शंस में, हिस्सों में कन्वर्ट करके तब ही अपना वाला हिस्सा लेना है ना। जब तक मैं इसके हिस्से करूंगा नहीं, इसके टुकड़े करूंगा नहीं, इसको एक खास परसेंटेज से डिवाइड नहीं करूंगा, तो अपना वाला हिस्सा इसमें से लूंगा कैसे। अब किसी भी चीज को पोर्शन में कन्वर्ट करने के अमल को अपोर्शनमेंट कह रहे हैं। फिर से बता रहा हूं बच्चे, किसी भी चीज को पोर्शंस में डिवाइड करना, उसके पोर्शंस बना देना, उसको पोर्शंस में कन्वर्ट करने को अपोर्शनमेंट कहते हैं। मतलब कॉमन खर्चा होगा, उसमें से जिस जिस डिपार्टमेंट का जो जो हिस्सा है वो पोर्शंस बना देना और हर एक डिपार्टमेंट को अपना अपना पोर्शन दे देना, इसको अपोर्शनमेंट कहते हैं। तो डिफिनेशन में क्या लिखा हुआ है बच्चे कि चार्जिंग कॉमन, यानी वो खर्चा जो कॉमनली इस्तेमाल हो रहा है, बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर इस्तेमाल कर रहे हैं उसे। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स टू देयर कॉस्ट सेंटर ऑन फेयर बेसिस इज कॉल्ड अपोर्शनमेंट। अब जो कॉमन फिक्स प्रोडक्शन के ओवरहेड्स हैं वो अपने अपने कॉस्ट सेंटर्स को चार्ज करना, लेकिन फेयर बेसिस पे। समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे, फॉर एग्जाम्पल हमने पिज्जा मंगवाया 4 लोगों ने, ठीक है। पिज्जा आया 4,000 का, चलो मिस्टर ए ने 2,000 दिए, मिस्टर बी ने 1,000 दिए, मिस्टर सी ने 500 दिए और मिस्टर डी ने भी 500 दिए। अब हम ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि इसके 4 इक्वल टुकड़े करके और बांट लें, आपस में खाना शुरू कर दें। अब अखलाक की तौर तो यही कहता है कि बस 4 इक्वल टुकड़े कर लो, लेकिन हिसाब किताब के रुख से देखो तो जिसने 2,000 दिए उसको 2,000 जितना हिस्सा मिलना चाहिए, जिसने 500 दिए उसको 500 जितना हिस्सा मिलना चाहिए, जिसने 1,000 दिए उसको 1,000 जितना हिस्सा मिलना चाहिए। ऐसा है या नहीं? अब इन्हीं को तो फेयर बेसिस कहते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा पीस है ये उसी को मिलेगा जो मिस्टर ए ने 2,000 दिए थे। जो सबसे छोटा वाला पीस है ये 500 वाले को, और चलो ये भी 500 वाले को, और ये जो बड़ा पीस है ये वाला, ये उसको जिसने 1,000 रुपए दिए थे। तो जिसने जितना हिस्सा डाला था, जिसने जितने पैसे देने थे दिए थे, एग्जैक्ट उसी के मुताबिक हिस्सा मिला कि नहीं। अब ये भी यही बात कर रहे हैं कि कॉमन खर्चे जो हैं, जो खर्चा एक ही है लेकिन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलकर इस्तेमाल किया है,
तो उसको अपने अपने कॉस्ट सेंटर पे जाके चार्ज कर दो, लेकिन फेयर बेसिस पे, मतलब जिसके खाते में जितना खर्चा आना चाहिए था एग्जैक्ट उतना ही चार्ज करो, एक्स्ट्रा ना चार्ज कर देना या फिर कम ना चार्ज कर देना। एग्जांपल देता हूं फॉर एग्जांपल हमारे फैक्ट्री का जो रेंट है वो आया है 30,000 और हमारे फैक्ट्री में ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या हम इसको 4 पे डिवाइड करके सबको एक जैसा मतलब 7,500 दे दे? नहीं। वजह, कैंटीन वाले कहेंगे कि सर जी मेरे पास इतना तो टोटल एक दुकान आपने दिया हुआ है, फिनिशिंग और असेंबली डिपार्टमेंट के पास कितनी बड़ी जमीन है उसको आप देख ही नहीं रहे, तो वो इतनी बड़ी जमीन पे कब्जा करके बैठे हुए हैं और मेरे पास इतना सारा दुकान है जो 2 मरले भी नहीं है मुश्किल से, और मैं भी उन्हीं जितना रेंट दे कर रहा हूं, मेरे खाते में भी उतना ही रेंट लिखा जा रहा है, ये कहां का इंसाफ है? अब ये फेयर बेसिस तो नहीं हुआ ना। तो बच्चे सबसे पहले जरा स्टडी करते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटी के लिए मुख्तलिफ किस्म के फेयर बेसिस क्या हो सकते हैं, पहले ये स्टडी करते हैं बच्चे। इधर देखो बच्चे, इन क्वेश्चंस को बाद में करेंगे, पहले फेयर बेसिस को जरा स्टडी करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। देखो बच्चे, आप फैक्ट्री का जो भी खर्चा होता है, कौन कौन से खर्चे? फैक्ट्री के रेंट का खर्चा, उसमें कोई रिपेयर का काम हो रहा है या कोई इंश्योरेंस है या मेंटेनेंस का काम हो रहा है, तो ये सारे जो खर्चे हैं ना, अब इनको डिवाइड करने के फेयर बेसिस क्या है? फ्लोर एरिया को देखा जाएगा कि जिस डिपार्टमेंट के पास जितना फ्लोर एरिया होगा उतना ही खर्चा चार्ज किया जाएगा उन पर। अच्छा, जो प्लांट एंड मशीनरी है इनका जो खर्चा आता है, फॉर एग्जांपल कौन कौन से खर्चे? प्लांट एंड मशीनरी के रेंट का खर्चा हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो या उनकी इंश्योरेंस का खर्चा हो, कोई भी ऐसे खर्चे प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड, तो उनको चार्ज करने के फेयर बेसिस क्या है? सबसे पहले तो आप वैल्यू ऑफ मशीनरी को देखोगे, यानी वहां जो मशीनरीज पड़ी हुई उनकी वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से चार्ज किया जाएगा। जिस मशीनरी की जितनी वैल्यू है उतना ही चार्ज किया जाएगा उस डिपार्टमेंट पे। लेकिन अगर वैल्यू ऑफ मशीन नहीं दी गई तो फिर दूसरे नंबर फिर आप मशीन आवर्स को देखोगे कि किस डिपार्टमेंट की मशीन ने कितने घंटे काम किया है, उस हिसाब से जाके कॉस्ट चार्ज करोगे। अगर मशीन आवर्स भी नहीं दिया तो फिर तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि नंबर ऑफ मशीन्स को अपना फेयर बेसिस कंसीडर कर लेना कि किस डिपार्टमेंट में कितने मशीन्स पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले आपने तरजीह किसको देनी है? वैल्यू ऑफ मशीन को। अगर वो गिवन ना हो तो मशीन आवर्स को फेयर बेसिस कंसीडर करना है। मशीन आवर्स भी ना गिवन हो तब जाके आपने नंबर ऑफ मशीन्स को अपना फेयर बेसिस मान लेना है। उसके हिसाब से कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अपोर्शन करना है, पोर्शंस बना देने उसके बच्चे। अब इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट एंड लाइट, बच्चे इलेक्ट्रिसिटी का नाम आए या हीट एंड लाइट का नाम आए, दोनों एक ही चीज है। अक्सर एग्जामिनर इलेक्ट्रिसिटी के बजाय आपको तंग करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए हीट एंड लाइट का नाम लेगा, तो हीट एंड लाइट अगर लिखा हुआ है ये भी इलेक्ट्रिसिटी ही है। उसको चार्ज करने की फेयर बेसिस क्या है? फ्लोर एरिया को देखा जाएगा बच्चे। अब फ्लोर एरिया ये तो बुक में गिवन है, अमूमन तौर पे नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड देखा जाएगा कि कितने यूनिट की बिजली इस्तेमाल की गई है। लेकिन बुक में चूंकि फ्लोर एरिया गिवन है तो आप सबसे पहले फ्लोर एरिया को कंसीडर करोगे। अगर फ्लोर एरिया गिवन नहीं है तो फिर नंबर ऑफ यूनिट्स कंसीडर करोगे। अच्छा, प्रोडक्शन वाले यूनिट्स नहीं कि कितने यूनिट की बिजली इस्तेमाल की गई है, कितने किलोवाट में अगर दी हुई है ना तो कितने किलोवाट की या कितने वाट्स की बिजली इस्तेमाल की गई है। किलोवाट्स की तो बात तो खैर बहुत ऊपर चली जाती है, लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स की बिजली के कितने यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं इसको कंसीडर करना है। लेकिन सबसे पहले फ्लोर एरिया को, क्योंकि बुक जो है वो फ्लोर एरिया उन्होंने बताया हुआ है। अगर फ्लोर एरिया ना गिवन हो तो तब जाके नंबर ऑफ यूनिट्स को कंसीडर करना है आपने अपना फेयर बेसिस हीट एंड लाइट यानी बिजली के लिए। अब दूसरे एग्जांपल में मैंने जानबूझ के एक और लिखा हुआ है, यहां मैंने लिखा हुआ है हीटिंग या फिर लाइटिंग। मैंने स्लैश नहीं लगाया, मैंने कॉमा लगाया है कि हीटिंग हो या कोई लाइटिंग हो। तो उसके लिए अब ऊपर हीट एंड लाइट लिखा हुआ था तो वो बिजली थी, ये हीटिंग या फिर लाइटिंग, वो हीट एंड लाइट था, ये हीटिंग या अगर कोई लाइटिंग हो, मतलब किसी खास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को आप अगर कोई खास टेम्परेचर दे रहे हो या किसी खास स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या किसी खास स्पेसिफिक
डिपार्टमेंट में आपको किसी खास किस्म की लाइटिंग चाहिए, कोई अलग स्पेसिफिक आपने कोई सिस्टम, पावर सिस्टम वहां पे लगाया हुआ है, कोई खास लाइटिंग चाहिए, या कोई खास इन्वेंट्री को आपने होल्ड किया हुआ है जिसके लिए कोई खास टेम्परेचर चाहिए, उसको आप हीट दे रहे हो, उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो ऐसे किस्म के कोई खर्चे अगर हों, उनके लिए सबसे पहले जो फेयर बेसिस है दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, के उन्होंने कितने वॉल्यूम को ऑक्यूपाई किया हुआ है। और अगर वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ना गिवन हो तो फिर फ्लोर एरिया को, कि भाई कितना फ्लोर एरिया घेरा हुआ है, इसको आपने अपना फेयर बेसिस मानना है। अब स्टोर्स का जो खर्चा होता है, स्टोर्स के खर्चे के लिए, डिवीजन के लिए फेयर बेसिस क्या हो सकती है कि नंबर या फिर कॉस्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन, या तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन की कितनी मटेरियल रिक्विजिशन कर चुके, मतलब वो सेटिस्फाई कर चुके हैं। प्रोडक्शन वाले मटेरियल की रिक्विजिशन नोट बेचते हैं ना, तो मतलब स्टोर वालों ने कितने डिपार्टमेंट्स को कितनी रिक्विजिशंस की इन्वेंट्री बेच दी है। या फिर अगर नंबर ऑफ रिक्विजिशन नहीं दिएगी तो कॉस्ट वैल्यू ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन देखोगे कि जो इन्वेंट्री भेजी है उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या थी, उसको भी आप अपना फेयर बेसिस बना सकते हो। अब मेंटेनेंस वालों का काम क्या है, सफाई सुथराई, वो पर आवर के हिसाब से काम करते हैं कि नहीं, तो उनकी जो कॉस्ट लगती है उसको डिवाइड करने के लिए फेयर बेसिस आवर्स ऑफ वर्क डन, कि जितने घंटे का काम किया है, नंबर ऑफ आवर्स जितने हैं, वो इनके फेयर बेसिस हो सकते हैं। अब कैंटीन वालों का काम क्या है, सर्विस देना। कौन सा सर्विस देना, खाना खिलाना। तो इनके लिए फेयर बेसिस क्या है कि इन्होंने कितने लोगों को खाना खिलाया है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अक्सर सिर्फ सादा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लिखा होता है, या ये भी लिखा हो सकता है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज फेड, यानी कितने लोगों को फीड किया गया है। ठीक है, तो ये इनके फेयर बेसिस है। अब मुख्तलिफ फेयर बेसिस हमने पढ़ लिए बच्चे। अब इन्हीं फेयर बेसिस को देखते हुए ये क्वेश्चन नंबर 2 अपोर्शनमेंट के लिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं कि हमारा रेंट आया है 30,000। अब रेंट आया है 30,000। अब रेंट के लिए देखो, हमने कहा था कि फैक्ट्री का कोई रेंट हो तो उसके लिए फेयर बेसिस क्या हो सकती है, फ्लोर एरिया को देखना होगा कि जिस डिपार्टमेंट ने जितना फ्लोर एरिया घेरा हुआ है उतना ही खर्चा पड़ेगा इस पर। समझ आ रही है। तो हर एक डिपार्टमेंट का फ्लोर एरिया गिवन है। असेंबली डिपार्टमेंट ने 2500 स्क्वायर मीटर घेरा हुआ है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास 2000 स्क्वायर मीटर है, कैंटीन के पास 1000 स्क्वायर मीटर एरिया है, और मेंटेनेंस के पास 1500 स्क्वायर मीटर एरिया है। अब इनको सॉल्व करने के लिए बच्चे सबसे पहले मालूम करते हैं कि टोटल एरिया कितना है। कैलकुलेटर ओपन करते हैं बच्चे। $2500 स्क्वायर मीटर प्लस 2000 स्क्वायर मीटर प्लस 1000 स्क्वायर मीटर प्लस 1500 स्क्वायर मीटर, तो टोटल जो इनके पास एरिया है वो है 7000 स्क्वायर मीटर। मतलब ये जो $30,000 का रेंट आया है ये 7000 स्क्वायर मीटर के लिए आया है। अब अगर हम मालूम कर लें कि 1 स्क्वायर मीटर का रेंट कितना है, अगर हम मालूम कर ले कि 1 स्क्वायर मीटर का रेंट कितना है, तो सारे स्क्वायर मीटर्स का रेंट मालूम कर सकते हैं कि नहीं। जितने मर्जी स्क्वायर मीटर का रेंट मालूम करना हो मालूम कर सकेंगे कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि टोटल रेंट को टोटल एरिया पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि रेंट पर स्क्वायर मीटर एरिया कितना आएगा, यानी एक स्क्वायर मीटर का रेंट कितना बनता है। तो टोटल रेंट है, एक मिनट, सॉरी, टोटल रेंट है 30,000, उसको डिवाइड कर देते हैं 7,000 पे, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 7,000, तो एक स्क्वायर मीटर पे जो रेंट आता है वो 4.28 है। 4.28 डॉलर्स का रेंट आता है एक स्क्वायर मीटर पे, 4.28 डॉलर्स पर स्क्वायर मीटर। अब जब एक स्क्वायर मीटर का रेंट 4.28 डॉलर्स है तो हर एक स्क्वायर मीटर का मालूम कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे इनके जितने भी स्क्वायर मीटर्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो 4.28 से, तो इनका अपना अपना रेंट कितना बनता है मालूम हो जाएगा कि नहीं।
हमने फिर से बता रहा हूं 30,000 को डिवाइड किया 7,000 स्क्वायर मीटर्स पे, क्योंकि टोटल एरिया 7,000 स्क्वायर मीटर्स था। तो एक स्क्वायर मीटर पे कितना रेंट पड़ता है? $4.28। तो हमने इनके अपने जितने भी स्क्वायर मीटर एरियाज थे उनके साथ $4.28 को मल्टीप्लाई किया, तो हर एक डिपार्टमेंट के एरिया का उसके स्क्वायर मीटर्स के हिसाब से टोटल रेंट कितना बनता है वो मालूम हो जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 4.28 को मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले 2500 स्क्वायर मीटर से, तो ये बनता है $10,700। अच्छा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2000 से, क्योंकि फिनिशिंग के पास 2000 स्क्वायर मीटर है, तो ये बनता है $8,560। अच्छा, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से, तो ये बनता है $4,280। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 4.28 को, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर का जो रेंट है $4.28 है, उसको 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बनता है $6,420। अब हर एक डिपार्टमेंट का रेंट का हिस्सा कितना बनता है इस 30,000 में? फिर से बता रहा हूं, हमने मालूम कर लिया कि इस 30,000 के रेंट में हर एक डिपार्टमेंट का हिस्सा कितना बनता है, मालूम कर लिया कि नहीं? फ्लोर एरिया यानी फेयर बेसिस को देखते हुए अपना अपना पोर्शन मालूम हो गया कि नहीं हर एक डिपार्टमेंट का? तो अब जिस डिपार्टमेंट का जितना जितना फेयर बेसिस पे अपना हिस्सा बनता है, अपना पोर्शन बनता है, वो जाके चार्ज कर देंगे। अब हमने अपॉर्शनमेंट कर ली कि नहीं, मतलब पूरे रेंट का जो खर्चा था उसके पोर्शंस बनाए कि नहीं, उसके हिस्से बनाए कि नहीं। अब एक खास प्रोडक्ट के या एक खास अमाउंट के हिस्से कर देना, पोर्शंस बना देना, इसी को अपॉर्शनमेंट कहते हैं बच्चे। तो असेंबली डिपार्टमेंट का खर्चा है 10,700। अपॉर्शनमेंट के थ्रू हमें पता चला कि असेंबली डिपार्टमेंट के रेंट का खर्चा है 10,700। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है 8,560। कैंटीन का 4,280 और मेंटेनेंस का 6,420। 4,280 और 6,420। अब हर एक डिपार्टमेंट के रेंट का खर्चा फेयर बेसिस के मुताबिक हमने उन्हीं डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिया कि नहीं? बिल्कुल चार्ज कर दिया। अब हमने एलोकेशन भी कर ली, अपॉर्शनमेंट भी कर दी। अब री अपॉर्शनमेंट करनी पड़ रही है। वजह यह है कि देखो बच्चे, हम वापस जरा कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं कि ये ओवरहेड्स क्यों मालूम कर रहे थे? इसलिए मालूम कर रहे थे ना कि टोटल ओवरहेड्स अमाउंट हमें मालूम हो जाए, तो उसके बाद जाके एब्जॉर्प्शन के थ्रू एक एक यूनिट पे चार्ज करेंगे इसको कि भाई एक एक यूनिट पे ओवरहेड्स का कितना हिस्सा बनता है। लेकिन जरा आप सोचो कि यूनिट्स कहां पे बनते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या सर्विस डिपार्टमेंट में? सोचो, प्रोडक्शन कहां पे होती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही होती है ना। अब यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो ये दोनों है, ये दोनों तो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, यानी सर्विसेज डिपार्टमेंट है। अब हमने अपने ही हाथों से वो बहुत सारे खर्चे, इधर देखो, सर्विसेज डिपार्टमेंट के खाते में खुद ही जाके लिख दिए कि नहीं? लिख दिए ना। अभी तो गलत हुआ, क्योंकि खर्चे यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज होंगे तो तब जाके हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जो यूनिट्स बने हैं इनकी टोटल ओवरहेड्स को उन यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो एक एक यूनिट का ओवरहेड सामने आ जाएगा। लेकिन यहां पे तो कुछ खर्चे, कुछ ओवरहेड्स हमने खुद ही सर्विस डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिए। अब अगर सिर्फ आधे ओवरहेड्स जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आए हैं इन्हीं का पर यूनिट मालूम करेंगे तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स की पर यूनिट कॉस्ट भी तो आधी आएगी। तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि ओवरहेड्स का खर्चा लगा के कहें कि बस खैर ये आधा माफ कर दो, नहीं चार्ज करते। अब इस एक यूनिट पे टोटल कॉस्ट चार्ज नहीं करूंगा तो टोटल कॉस्ट की रिकवरी कहां से करूंगा? क्योंकि मेरे पास जो वेपन है, जो मेरा औजार है, वो यही मेरा प्रोडक्ट है कि नहीं? इसी को बेच के मैंने अपने सारे खर्चे रिकवर करने। जब इस पे मैं अपना सारा खर्चा चार्ज ही नहीं करूंगा, ट्रेस ही नहीं करूंगा, तो ये जब बिकेगा मुझे खर्चे रिकवरी नहीं होंगे, तो बिजनेस कर क्यों रहे हो आप? तो मतलब ये जो सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे हैं ये सारे के सारे इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आने चाहिए थे कि नहीं? सारे के सारे ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज हो जाए तो उसका टोटल मालूम करेंगे और हर एक डिपार्टमेंट का टोटल खर्चा जो है उसी डिपार्टमेंट की यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो एक एक यूनिट पे प्रोडक्शन के ओवरहेड्स कितने चार्ज होते हैं मालूम हो सकेगा। लेकिन यहां तो मसला ये है, हमने खुद ही
सर्विस डिपार्टमेंट पे जाके खर्चे लिख दिए। अब दोबारा से अपोर्शनमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन चूंकि दोबारा हो रही है तो इसलिए नाम पड़ जाता है रीअपोर्शनमेंट। अब क्यों करनी पड़ रही है? फेयर बेसिस को देखते हुए ये सर्विसेज डिपार्टमेंट का खर्चा किसी ना किसी तरीके से इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे लेके आना है। अब सारा का सारा खर्चा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे आ जाएगा। अब जिस डिपार्टमेंट का पर यूनिट कॉस्ट मालूम करनी हो, पर यूनिट ओवरहेड्स मालूम करने हो, तो उस डिपार्टमेंट पे लगने वाले टोटल ओवरहेड्स को उसी डिपार्टमेंट के यूनिट्स पे डिवाइड कर देंगे, हमारी एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सारे के सारे ओवरहेड्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज किए गए हों। अब यहां पे कुछ ओवरहेड्स सर्विस कॉस्ट सेंटर्स में चले गए हैं, उनको वापस प्रोडक्शन पे लाने के लिए रीअपोर्शनमेंट करेंगे। और रीअपोर्शनमेंट का जो डेफिनेशन है यहां पे क्या लिखा है, देखो गौर से बच्चे, चार्जिंग बैक ओवरहेड्स ऑफ सर्विस कॉस्ट सेंटर, यानी वो ओवरहेड्स जो सर्विस कॉस्ट सेंटर पे चले गए हैं उन्हें चार्ज बैक करना। कहां पे? टू प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स ऑन फेयर बेसिस। लेकिन फेयर बेसिस को देखते हुए वापस प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर्स पे लेके आएंगे। अब गौर से देखो बच्चे, अब पहले मालूम तो कर लेना, टोटल कर ले सबको, ताकि ये तो पता चल जाए कि कैंटीन पे टोटल खर्चा कितना गया है, मेंटेनेंस पे टोटल खर्चा कितना गया है, उसके हिसाब से फेयर बेसिस पे देखते हुए यहाँ पे लेके आएंगे। तो फिर से बच्चे जरा प्लस करो, कैंटीन का एलोकेशन के जरिए 15,000 खर्चा गया था और फिर अपोर्शन के जरिए 4,280, तो कैंटीन का टोटल खर्चा है 19,280। मेंटेनेंस का खर्चा है 18,000 प्लस 6,420, तो ये बना 24,420। और सिमिलरली असेंबली और फिनिशिंग का भी टोटल मालूम कर लेते हैं। एक मिनट बच्चे, ये अलग मार्कर से लिखते हैं। अच्छा, असेंबली डिपार्टमेंट का खर्चा टोटल है 30,000 प्लस 10,700, तो ये बना 40,700। फिनिशिंग डिपार्टमेंट का भी इस तरह मालूम करते हैं कि 35,000 प्लस 8,560, तो ये बना 43,560। अब हमने एलोकेटेड और अपोर्शनड जो ओवरहेड्स थे उनको टोटल कर दिया। अब जो नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ ना कुछ ओवरहेड्स चार्ज हुए थे रीअपोर्शनमेंट के थ्रू फेयर बेसिस को देखते हुए, उसको वापस लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए भी हमने यहाँ पे नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन ये है, जो फेयर बेसिस गिवन है, फेयर बेसिस ये गिवन है कि कैंटीन ने असेंबली डिपार्टमेंट के 100 लोगों को खाना खिलाया है। ठीक है, अब कैंटीन की कॉस्ट को अपोर्शन करने का फेयर बेसिस क्या थे? देखो ये लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पीपल फेड, कि कितने लोगों को खाना खिलाया गया है कैंटीन की तरफ से, ये फेयर बेसिस है। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को चार्ज करने, डिस्ट्रीब्यूट करने का फेयर बेसिस क्या था? कि कितने घंटे काम किया गया है, वर्क डन, यानी नंबर ऑफ आवर्स वर्कड। अब ये लोग कहते हैं कि कैंटीन डिपार्टमेंट ने असेंबली डिपार्टमेंट के 100 लोगों को खाना खिलाया है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के 60 लोगों को खाना खिलाया है। तो जरा पहले मालूम करते हैं टोटल कितने लोगों को खाना खिलाया है, तो वो बनते हैं 160। तो पहले कैंटीन की कॉस्ट को चार्ज करते हैं, डिवाइड करते हैं। कैंटीन की टोटल कॉस्ट कितनी थी? ये लिखी हुई है 19,280। तो टोटल कॉस्ट यानी 19,280 को डिवाइड कर देते हैं कि टोटल कितने लोगों को खाना खिलाया गया है, 160। तो 19,280 को हमने डिवाइड किया 260, क्योंकि उसने 100 असेंबली डिपार्टमेंट के लोगों को खाना खिलाया था और फिनिशिंग के भी 60 लोगों को खाना खिलाया है। ठीक है, अब हर एक बंदे पे खर्चा कितना आ रहा है खाने का? 74.15 डॉलर्स का। अब एक बंदे के खाने का खर्चा अगर 74.15 है तो तमाम असेंबली डिपार्टमेंट के लोगों को के खाने का खर्चा मालूम हो सकता है, बिल्कुल, और फिनिशिंग डिपार्टमेंट का भी मालूम हो सकता है। 100 लोग हैं तो उनको मल्टीप्लाई करते हैं 74.15 से, और 60 को भी 74.15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 74.15 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इनका जो खर्चा बनता है 7,415 डॉलर्स।
अच्छा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4449, ये फिनिशिंग डिपार्टमेंट का खर्चा बनता है। जस्ट अ मिनट बचे, 19,280 डिवाइडेड बाय 160, सॉरी बचे, ये एक एम्प्लॉय के खाने का खर्चा बनता है 120.5, सॉरी ये हमने गलत डिवीजन कर रखी थी, $120.5 लगते हैं, तो हर एक एम्प्लॉय को 120.5 से मल्टीप्लाई करो। $100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस 19,280 में से 12,050 खर्चा जो है असेंबली डिपार्टमेंट के लोगों का है, ठीक है। अच्छा, फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 7,230 फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लोगों का है। अब देखो, ये खाने का खर्चा अगर असेंबली और फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लोगों का है तो कैंटीन वालों पे क्यों चार्ज किया है? ये फिनिशिंग और असेंबली डिपार्टमेंट के लोगों पे चार्ज होना चाहिए कि नहीं? अब यहाँ से देखो, फेयर बेसिस के मुताबिक हमने मालूम किया, जितने लोगों को खाना खिलाया गया है उसके हिसाब से ही मालूम किया गया कि जो टोटल 19,280 का खर्चा था उसमें से 12,050 असेंबली डिपार्टमेंट का हिस्सा है और 7,230 फिनिशिंग डिपार्टमेंट का हिस्सा है। तो ये अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स पे जाके चार्ज कर देंगे। अब देखो बच्चे, हमने कैंटीन में से 12,050 निकाल कर यहां असेंबली डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिए और 7,230 निकाल के फिनिशिंग डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिए। अब यहां चार्ज कर दिए तो वहां से तो माइनस करने चाहिए ना, तो वहां से 12,050 भी माइनस कर दो और 7,230 भी माइनस कर दो, तो वो 0 हो जाएगा एग्जैक्टली, क्योंकि उसके सारे के सारे खर्चे जो है वो हमने उठाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिए। अब इनका तो खाता साफ हो गया। अब आगे देखते हैं कि मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो भी फेयर बेसिस को देखते हुए असेंबली और फिनिशिंग पे भी चार्ज करेंगे। नीचे क्वेश्चन में उनके लिए क्या बेसिस गिवन है, उनके लिए जो फेयर बेसिस है कि नंबर ऑफ आवर्स वर्क डन, की जितने घंटे काम किया है उसके हिसाब से उनकी चार्जिंग की जाएगी। अब यहां क्वेश्चन में दिया गया है कि मेंटेनेंस वालों ने असेंबली डिपार्टमेंट में 200 घंटे काम किया है और फिनिशिंग डिपार्टमेंट में 150 घंटे काम किया है। तो जरा मालूम करते हैं कि टोटल कितने घंटे काम किया है। एक मिनट बच्चे, टोटल इन्होंने 350 घंटे काम किया है। अब इनका जो टोटल खर्चा है उसको 350 पे डिवाइड कर देंगे तो एक घंटे के हिसाब से कितना खर्चा आता है हमें मालूम हो जाएगा। इनका टोटल खर्चा है 24,420, तो हम $24,420 को डिवाइड कर देते हैं 350 पे, तो 1,70 लिख लेते हैं अपने राउंड ऑफ। पेपर में इस तरह राउंड ऑफ, अच्छा चलो यार प्रैक्टिस के लिए एग्जैक्ट सेम ही लिखते हैं। 69.77 अभी मैं यहां राउंड ऑफ करके लिखूंगा तो आप पेपर में यही कुछ कर गुजरोगे और वैल्यू गलत आ जानी है, तो सेम वैल्यू लिखते हैं। अब हमने टोटल कॉस्ट को डिवाइड किया 350 पे, क्योंकि टोटल 350 घंटे का काम किया था इन्होंने, तो हमें एक घंटे पे कितना खर्चा आता है वो मालूम हो गया, $69.77 लगते हैं। अब असेंबली डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किया है 200, तो 200 के साथ 69.77 को मल्टीप्लाई करो। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में कितने घंटे काम किया है उसके साथ भी 69.77 को मल्टीप्लाई कर लो, तो टोटल कॉस्ट मालूम हो जाएगी हमारी। तो 200 से मल्टीप्लाई करो, हमें पता चलता है कि 69.77 मल्टीप्लाइड बाय 200,
तो 13,954 खर्चा इसमें असेंबली डिपार्टमेंट का है, और 69.77 जो कि 1 घंटे का रेट है, जो 1 घंटे के ओवरहेड्स हैं उनको 150 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट ने 150 घंटे काम किया है, तो 10,465 वो बनते हैं $10,465। तो हमने मालूम कर लिया कि मेंटेनेंस की जो 24,420 खर्चा है उसमें से 13,954 असेंबली डिपार्टमेंट का खर्चा है और 10,465 फिनिशिंग डिपार्टमेंट का खर्चा है। अब $4-5 ऊपर नीचे आएंगे क्योंकि वहां पॉइंट्स में बहुत बड़ी वैल्यू गिवन थी, हमने सिर्फ 69.77 तक ही यानी 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू ली थी। अच्छा, अब इसको ले जाके ऊपर चार्ज कर देंगे हम एक एक कॉस्ट सेंटर्स पे फेयर बेसिस को देखते हुए। हमने मालूम तो कर ली वैल्यू, अब ऊपर जाके चार्ज कर देंगे। अब देखो बच्चे, हमने मेंटेनेंस के खर्चे में से 13,954 उठा के असेंबली डिपार्टमेंट में लिख दिया, तो 13,954 यहां से माइनस करना होगा कि नहीं। फिर 10,465 वहां से फेयर बेसिस के मुताबिक निकाल के फिनिशिंग डिपार्टमेंट में रख दिया, तो 10,465 माइनस करना होगा कि नहीं, क्योंकि यहां से माइनस हो गया तभी जाके वहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चला गया। तो इसको माइनस करके लिखते हैं, ठीक है। 13,954 माइनस कर किया गया, फिर 10,465 भी माइनस किया गया। अब ये रिकॉर्ड्स भी खत्म हो गए हैं एग्जैक्ट। अब हम सर्विस डिपार्टमेंट पे जितने खर्चे हमने चार्ज किए हुए थे, यानी नॉन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने ओवरहेड चार्ज हो गए थे, ठीक है, उनको भी फेयर बेसिस को देखते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ ले आए हैं। तो हमारे 3 स्टेप्स मुकम्मल हो चुके हैं, एलोकेशन, अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट। और उसके आखिर में जो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स आए हैं, कैंटीन के डिपार्टमेंट के भी टोटल ओवरहेड 0 आ गए हैं आखिर में, और मेंटेनेंस के भी 0 आ गए हैं, क्योंकि यहां से उठा के हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे चार्ज कर दिया। लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के टोटल ओवरहेड्स कितने आए हैं, अब ये मालूम करते हैं। देखो, इतना तो हमने पहले से ही प्लस कर रखा है इन दोनों को, साथ में ये दोनों भी ऐड कर दो। तो देखो बच्चे, पहले असेंबली के लिए करते हैं। 40,700 पहले से हमें मालूम है, एलोकेटेड और अपोर्शन जो था उसमें प्लस कर दो 12,050 प्लस 13,954, तो टोटल वैल्यू बनती है $66,704 के ओवरहेड बनते हैं। अब फिनिशिंग के लिए मालूम करते हैं, 43,560 पहले से मालूम थे, प्लस 7,230 प्लस 10,465, तो 61,255 मालूम हो गए। 61,255 हमने मालूम कर लिए हैं। अब ये हमारे ओवरहेड्स मालूम हो गए हैं। अब असेंबली डिपार्टमेंट के जितने ओवरहेड्स हैं, टोटल ओवरहेड्स को असेंबली डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करोगे तो एक एक यूनिट पे कितने ओवरहेड्स लगते हैं मालूम हो जाएंगे। अब फिनिशिंग डिपार्टमेंट के जितने ओवरहेड्स हैं उनको फिनिशिंग डिपार्टमेंट के यूनिट्स पे अगर डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट ओवरहेड्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट के मालूम हो जाएंगे। अब अगर फिनिशिंग और असेंबली में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बन रहा, आप सोचोगे नहीं कि अगर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, अलग अलग प्रोडक्ट नहीं बन रहा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि इन दोनों को प्लस कर दो और जितने यूनिट्स टोटल हैं इन दोनों में उन पे डिवाइड कर दो, तो एक ही कॉस्ट यूनिट आ जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर यहां से इधर उधर माइनस करके सारे इधर ले आए और आखिर में प्लस करके नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड करो, तो पहले से सब कुछ एक साथ ही प्लस करके नंबर ऑफ यूनिट्स पे क्यों नहीं डिवाइड कर दिया। देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसीलिए यही कहा कि हो सकता है इस डिपार्टमेंट में अलग कोई चीज बन रही हो, इस डिपार्टमेंट में अलग कोई चीज बन रही हो। तो हर एक डिपार्टमेंट की अगर प्रोडक्ट ही चेंज्ड है तो उसको फिर जितने ओवरहेड्स फेयर बेसिस पे मिलने चाहिए थे पहले वो चार्ज करेंगे और उन्हीं ओवरहेड्स को
उसके अपने प्रोडक्ट पे डिवाइड करेंगे। अब लाजमी तो नहीं कि हर बार सारे के सारे डिपार्टमेंट में सेम ही प्रोडक्ट बन रहा हो, तो हमने कहा कि अगर सेम बन रहा है तो फिर तो ठीक है, सबको प्लस करके जितने टोटल यूनिट्स है उन पे डिवाइड कर दो। लेकिन अगर हर एक डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोडक्ट बन रहा है तो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग पर यूनिट ओवरहेड्स मालूम करने होंगे। अब ये मालूम करने का प्रोसेस जो है दैट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।